हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एलडीसी 2019 के मैथ्स वाले सेक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। मैथ्स वाला सेक्शन जो होता है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा परेशान जरूर करता है, तो उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51 से लेकर 100 तक 50 क्वेश्चन टोटल वहाँ पे आते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, घन है एक जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसको काटकर 27 छोटे छोटे कणों में बांटा गया है, तो नए बनने वाले घन का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो हमें पता है कि अगर घन को 27 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है तो जो नया यानी कि जो छोटा घन है उसका जो वॉल्यूम है वो पहले ओरिजिनल घन की तुलना में 1/27 गुना हो जाएगा। अब क्योंकि आयतन 1/27 गुना हो रहा है और भुजा और आयतन में क्यूब वाला रिलेशन होता है, आयतन बराबर भुजा क्यूब, ठीक है, साइड क्यूब, इसलिए जो भुजा है ना वो 27 की घात 1/3 इतनी गुना हो जाएगी। तो 27 हो गया हमारा 3 की घात 3 और की घात 1/3 ही हो जाएगा 3, तो हमारी जो भुजा है वो 3 गुना कम हो जाएगी। तो इनिशियल भुजा हमारी 24 थी, इसकी 3 गुना कम यानी कि 1/3, लेकिन हमारी जो भुजा है नई वो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। नई छोटे वाले घन की भुजा कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज करें 6a², तो 6 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 64। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 60 इंटू 6 हो गया 360 और फिर 6 4 जा 24, 384 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पेपर का। इसमें कहा गया है कि एक वृत्ताकार फील्ड है, वृत्ताकार बगीचा है, इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ भी बना हुआ है। इस पथ का क्षेत्रफल आपको बताना है। आपको ये बता रखा है कि अंदर का जो वृत्ताकार पथ है उसका डायमीटर यानी कि व्यास 68 मीटर है और बाहर 4 मीटर है। तो इस केवल पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे आप? बाहर वाले सर्किल के एरिया में से अंदर छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये जो पथ बना हुआ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहर वाला जो है उसका देखो, अंदर 68 डायमीटर है तो 34 रेडियस रह गई, 34 रेडियस और 4 ये और ऐड हो जाएगा, तो बाहर वाले के रेडियस हो गए 38, आउटर साइड की बाहरी त्रिज्या 38 मीटर और आंतरिक त्रिज्या 34 मीटर, यानी कि हमारा फॉर्मूला लगेगा πr², जो आउटसाइड वाली r है वो आएगी, माइनस πr², जो अंदर वाली रेडियस है वो आएगी। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा ना वो आएगा πr²। r पहले कौन सी आएगी? बड़ी वाली यानी कि बाहर वाली, 38² माइनस पाई 34², ठीक है, यही आना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर 38 का स्क्वायर करें फिर 34 का स्क्वायर करें, फिर होगा क्यों? नहीं भाई, डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाओ, पाई को बाहर रहने दो, 38² माइनस 34² हो गया, a² माइनस b², तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो 38 माइनस 34 हो गया 4 और 38 प्लस 34 हो गया हमारा 72, ठीक है। 70 को 4 से मल्टीप्लाई करो 280 आ गया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, तो 288 पाई मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर इस वाले पार्ट का हो जाना चाहिए। ओके, इजी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो मिरर इमेज निकालने वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, इसका लाइन y = -1 के अराउंड आपको मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो सबसे पहले अपन 3,4 को लोकेट करेंगे, तो 3 स्टेप आगे जाएंगे और 4 स्टेप ऊपर जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4। अब लाइन y = -1 कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमारा 0,0 वाला है, ये हमारे एक्सिस है, एक्सिस में इधर ये जो x अक्ष है इसकी समीकरण होती है y = 0 और y अक्ष की समीकरण होती है x = 0। y = 0 इस पे है, इस पे एक पॉइंट नीचे चलेंगे तो y = -1, एक पॉइंट नीचे चलेंगे और तो y = -2, y = -3, और ऊपर चलेंगे तो y = +1 +2 +3 ऐसे आता है। अगर ऐसे चले तो x = 0, x = 1, x = 2, x = 3 आएगा और इधर x = 0 है, x = -1, x = -2 आएगा, ठीक है। अब ये दर्पण की तरह काम कर रहा है, अगर हम इसके दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो दर्पण के नियम आपको पता होना चाहिए कि जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर पर इमेज बनती है। तो ये कितनी दूर रखा है? देखो, 1 यूनिट तो ये हो गई और 4 यूनिट ये हो गई, तो टोटल 5 यूनिट हो गई ना।
तो अगर ये 5 यूनिट ऊपर है तो 5 यूनिट ही नीचे बनेगी इसकी इमेज, यानी कि ये -1 से 4 ऊपर है तो -1 से 5 ऊपर है ना, तो -1 से 5 नीचे भी जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट -6 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट तो वो का वही रहेगा 3 रहेगा, यानी कि हमारा जो मिरर इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा 3, -6 पे। तो जब भी y वाले मिरर पे देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट सेम बना रहता है, और कभी मिरर अगर x वाला ले लें तो फिर y कोऑर्डिनेट सेम बना रहेगा, और इसमें y वाले टाइम पे y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। और किस हिसाब से चेंज होगा, जितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से उतनी ही डिस्टेंस हो जाएगी इमेज की भी मिरर से। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियमों पर आधारित है। कहा गया है कि HCl के एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें ये जो PE और HL है दो विकर्ण हैं, उसमें से जो HL वाला विकर्ण है वो PE वाले विकर्ण से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर OE विकर्ण की लंबाई यानी कि विकर्ण का आधा है ये OE, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो HL है ना, ये पूरा ये PE से 5 ज्यादा है, तो आपको बताना है कि HO कितना ज्यादा होगा OE से, या HO की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये पूरा HL इससे 5 जाता है, तो इसका जो आधा होगा वो इसके आधे से कितना ज्यादा होगा, इसको बाई 2 कर दें, HL/2 इक्वल टू 5/2 प्लस PE/2। PE/2 तो 4 हो गया, दे रखा है, और HL/2 जो निकालना है वो HO हो गया, हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में। तो 5/2 जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर 4 में, तो 5/2 गया 2.5, 4 में 2.5 जोड़ा तो 6.5। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी आसान है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 6.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि इससे संबंधित है। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 15% की छूट देकर भी 19% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य से कितना ऊपर उसको अंकित मूल्य करना चाहिए, कितना परसेंट एक्स्ट्रा उसे देना चाहिए। जो नॉर्मल फिनोमिना है वही है, जैसे मार्केट चलता है कि अंकित मूल्य हम ज़्यादा लिखते हैं, फिर उस पर कुछ डिस्काउंट देकर कस्टमर को दे देते हैं, फिर भी थोड़ा सा लाभ कमा लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम जनरली क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लेते हैं। अब क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपये है और वो क्या करना चाहता है, लाभ 19% का कमाना चाहता है, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 119 रुपये होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 119 रुपये। अब 119 कब आना चाहिए, जब ये उस अंकित मूल्य में 15% की डिस्काउंट दे देना, तब भी 119 आना चाहिए। तो मान लो कि अंकित मूल्य x है, उसका 15% कितना होगा 85, x इंटू 0.85 यानी कि 85/100। 15% कम करने के बाद तो 85% ही रह गया ना, तो इसका 85% अगर 119 हो जाए तो वो x ही हमारा अंकित मूल्य होगा। ठीक है, तो अब देखो 17 से काटे, 17 7 119, 17 5 85, 5 से काटे 20 बार, 20 इधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 140, यानी हमारा अंकित मूल्य 140 रुपये होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य 100 है तो 100 से 140, 40 रुपये ज्यादा है, यानी कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, 40% एक्स्ट्रा है। मतलब अगर उसे 15% छूट देने के बाद भी 19% लाभ लेना है तो 40% अतिरिक्त लिखना होगा अंकित मूल्य। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसी अज्ञात ब्याज दर से 8 वर्ष में 80% वृद्धि हो जाती है मूलधन में, यानी कि हमें 80% ब्याज मिल जाता है। 80% वृद्धि होने का मतलब, अब वो देखो सरल ब्याज है, क्योंकि तो सरल ब्याज है तो वो तो कांस्टेंट रहता है, तो 8 वर्ष में 80% है तो हर वर्ष में 10% हो गई। तो अज्ञात जो दर थी हमारी वो 10% हो गई। अभी कहा जाता है कि उसी दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता, चक्रवृद्धि ब्याज की दर वही ले लेते जो यहाँ है यानी कि 10%, तो 3 वर्ष में 14,000 रुपए का हमें कितना ब्याज मिलता। हमारा मूलधन 14,000 रुपए है, 3 वर्ष में हमें इस दर से क्या ब्याज मिलता। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो होता है वो लगा लेंगे अपन, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा समय, तो 1 प्लस दर बटा 100, तो 1 प्लस 14/100 हो जाएगा 114/100, यानी कि 1.14 उसकी घात समय, तो उसकी घात समय है तो 3 बार है 1.14 इंटू 1.14 इंटू 1.14, और उसमें से हमारा जो मूलधन है 14,000 वो अपन माइनस कर देंगे, और जब इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4,634। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लो, आपका आंसर इससे आ जाना चाहिए 4634। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि A, B और C
क्रमशः 105:40:36 में पैसा लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 महीने बाद बी उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता है, लगभग 20% जितना भी उसने कर रखा है उसमें। वर्ष के अंत में 1,85,000 रुपये का लाभ होता है, तो सी का लाभ में हिस्सा बताना है। ठीक है, तो ये 105 जो इसके हैं पूरे 12 महीने तक लगे रहे, इसके जो 36 है पूरे 12 महीने तक लगे रहे, इसका क्या है 40। पहले 6 महीने तक तो 40 लगे रहे और अगले 6 महीने तक कितने लगे रहे, 40 से 20% एक्स्ट्रा और बढ़ा दो तो 48 लगे रहे। तो 6 महीने तक 40 और 6 महीने तक 48, तो एवरेज लें तो 12 महीने तक 44 हो गए। यानी कि हमारा जो अनुपात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको अपडेट करके 44 कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर इसमें अपडेट करें तो ये तरीका है कि आप इसको अपडेट कर लो, ये अनुपात आ गया। फाइनल आंसर निकाल लो, लाभ का हिस्सा क्या होगा, खुद का अनुपात बटा टोटल अनुपात। तो 36 और 44 कितना हो गया हमारा, 36 40 60, सॉरी 36 और 4 40 और 40 80, 80 में 105 को ऐड किया तो 185। तो खुद का अनुपात बटा कुल अनुपात इनटू टोटल लाभ। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है, 1,85,000 रुपये हो रहा है। तो इससे कट गया ये 1,000 आ गया, 1,000 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36,000 रुपये। तो यहाँ पे सी का जो लाभ में हिस्सा है वो आएगा 36,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 नंबर दे रखे हैं, a-b/a+b और a²b² इनका मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देते हैं। यानी कि a और b का अगर मध्यानुपात निकालना है तो रूट ओवर a इंटू बी होता है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट ले लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो a-b/a+b, इन क्वेश्चंस को देख के आप ये तो कह सकते हो कि यार बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आते एलडीसी में, ऐसे बस हवा बनाया जाता है कि डिफिकल्ट आता है मैथ्स का पेपर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे नहीं चाहिए। a² - b² क्या होगा, a - b इंटू a+b, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, सभी को याद होती है, a - b इंटू a+b। a - b से देखो a - b कट गया, ऊपर बचा a² b², उसका रूट हो गया a इंटू b, क्योंकि a² का a b² का b, और नीचे a+b इंटू a+b यानी a+b का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या रह गया, a+b रह गया ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया a इंटू b अपॉन a+b। ओके, एक और आसान से क्वेश्चन देखते हैं, लघु गणक वाला टॉपिक है। लघु गणक की अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, log 3y की वैल्यू x दे रखी है, log 2z की वैल्यू x दे रखी है, तो 72 की पावर x की वैल्यू बतानी है, x y और z की टर्म्स में बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ही पता चल जाएगा हमें कि अगर log 3y(x) है तो y की वैल्यू होगी 3 की पावर x। ठीक है, और log 2z(x) है तो बेसिक प्रॉपर्टी से z की वैल्यू होगी 2 की पावर x। तो जहां कहीं 3 की पावर x है वहां y लिखा जा सकता है, और जहां कहीं 2 की पावर x है वहां पे क्या लिखा जा सकता है, z लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9। ठीक है, अब 8 हो गया 2 की पावर 3 और जो 9 है वो हो गया 3 की पावर 2। तो पहले मैं 72 को लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 8 इंटू 9 इंटू x। अब इसका मतलब यही हो गया ना, 2 की पावर 3x और 3 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि ये होल पावर हो गया, तो अपन ही कह सकते हैं कि 2 की पावर x की पावर भी 3 है और 2 की पावर x भी है यहाँ पे, है ना, और 3 की पावर x भी है। 2 की पावर x की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर x, ये कह सकते हैं ना, 3 की पावर x की पावर 2, सॉरी। ठीक है, अभी 2 की पावर x की जगह क्या हो गया हमारा, z की पावर 3, और 3 की पावर x की जगह क्या हो गया, y। तो हमारा आंसर आ जाएगा z³ y², 2 पावर x की पावर 3 और 3 पावर x की पावर 2, ओवरऑल जो आएगा वो आ जाएगा 72 की पावर x, है ना। 72 को लिख दिया हमने, 8 इंटू 9, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। इजीली आंसर आ गया z³ इंटू y²। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है y² इंटू z³, उसको टिक कर दो। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान सा, एक बेलन है और एक अर्ध गोला है, दोनों का आयतन बराबर है, इसकी त्रिज्या 4 दे रखी है, इसकी ऊंचाई 24 दे रखी है और इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो दोनों के आयतन का फॉर्मूला लगा के दोनों को बराबर कर दो। तो हमारा जो बेलन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आयतन का वो होगा πr², और इसका क्या होगा 2/3 πr³। अब r कितना है 4, तो 4 का क्यूब हो गया हमारा 64, r निकालना है, और इसका h है 24 दे रखा है, पाई से पाई कट गया, 2 से 24 12 बार कट गया,
12 3 36 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आर स्क्वायर निकालना है तो आर हो जाएगा 8 का अंडर रूट, तो 64 का 8 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से कट करेंगे तो आंसर आएगा 4/3। अगर यहाँ सेंटीमीटर दे रखा था, हाँ सेंटीमीटर ही दे रखा था, तो उसकी जो रेडियस है 4/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन शंकु से रिलेटेड है, शंकु के क्षेत्रफल से, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह से रिलेटेड है। तो इसमें कह रखा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल 28.26 मीटर स्क्वायर है। हमें पता है शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है, तो उसके वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है पता नहीं, एरिया टोटल इतना है, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 28.26 है। आप इसको डिवाइड करें तो 3 9 27 हो जाएगा और फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1.26 आ जाएगा, यानी कि ये कट गया 9 बार। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो आर की वैल्यू आ गई 3, यानी कि हमारे शंकु के आधार की वैल्यू तो 3 आ गई। ऊंचाई 4 दे रखी है, तो ये तिर्यक ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, है ना। ये समकोण त्रिभुज क्योंकि बन रहा है जिसका आधार और लंब आ गया, तो ये आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस 3 क्या दूंगे कि 3 और 4 है तो ये 5 आता है, या फिर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लो। 9 और 16 25, 25 का अंडर रूट आ गया 5, यानी कि हमारा तिर्यक ऊंचाई 5 आ गई। अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला है पाई आर एल। आर दे रखा है हमें, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3, एल आ गया 5, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 15 पाई। फिर पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रख दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 15 × 3 तो 45 होंगे, अब 15 × 14 और करना है, तो 15 10 150 और 15 चौक 60, 210, यानी कि यहाँ पे 2.10 आएगा। 210 में पॉइंट खिसका दिया ना, तो 45 और 2 47, तो 47.10 हमारा फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेट करने का आपका अपना मेथड हो सकता है। ओके, अब एक बहुत आसान सा क्वेश्चन फिर से। एक टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई दे रखी है 2 मीटर 5 मीटर 1.5 मीटर। आपको ये बताना है कि लीटर में इसमें कितना पानी आएगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो सबसे पहले इसका आयतन कितना होगा, L × B × H, 2 × 5 × 1.5, ये आंसर तो आ जाएगा मीटर क्यूब में, लेकिन हमें लीटर में बताना है और लीटर में बताने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 × 5 10, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 15,000 लीटर। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी एक भुजा 5 मीटर है और विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान है, क्यों, हमें पता है कि आयताकार भुजा में सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 13 और 5, तो इसकी 12 आ गई। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आएगा, और फिर उसका वर्गमूल करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी आना चाहिए आपको, तो 13 और 5 दिखते समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ 12 है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई × चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है। तो 12 × 5 60 मीटर स्क्वायर, खत्म। अगला क्वेश्चन दूरी सूत्र का बेस्ड क्वेश्चन है। 0,0 और 3,6 के मध्य की दूरी निकालनी, तो आसानी से 3 - 0 का स्क्वायर 9 और 6 - 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को करेंगे ऐड तो 45 बन जाएगा। 45 ऑप्शन नहीं दे रखा है, कुछ दूसरे रूप फॉर्म में दे रखा है, तो इसको लिख लो 9 × 5, 9 का अंडर रूट हो जाएगा बाहर निकल के 3 और अंदर हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 3√5। कुछ बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, √45 अगर फॉर्मूला लगा के निकाल भी लिए तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सिंपल सी बात है, अगर ध्यान रखो 45 को लिख दो आप 9 × 5, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, अंडर रूट के साइन से वो बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, आंसर हो जाएगा 3√5। ये मीटर में दे रखा था तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और PQR, उसमें ये क्राइटेरिया दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा। क्या ABC PQR के सिमिलर होगा, या PQR BAC के सिमिलर होगा, या PQR CAB के सिमिलर होगा। यानी कि 3 रेशियोज इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर तो होगा, पर कौन सा यानी ट्राइंगल PQR के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा, ABC या BAC या CAB, कैसा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले ट्राइंगल PQR लिखा, ज्यादातर ऑप्शंस में ट्राइंगल PQR पहले दे रखा है, वो किसके सिमिलर होगा, ये रेशियोज चेक करो। PQ के साथ क्या आएगा, तो PQ के साथ CA आएगा, यानी कि PQ यानी कि पहली दूसरी पोजीशन पे C या A या C आ सकता है। और इधर PR के साथ क्या आएगा,
पी आर के साथ आएगा बी सी, यानी कि पहली तीसरी पोजीशन पे बी और सी में से एक आएगा। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि सी को थर्ड पोजीशन पे आना पड़ेगा, सॉरी सी को फर्स्ट पोजीशन पे आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट या थर्ड में से और इधर फर्स्ट या सेकंड में से आना है तो कॉमन फर्स्ट बचा, ठीक है। अब यहाँ सी आ गया तो यहाँ पी क्यू के साथ ए आएगा और बचा हुआ बी आएगा। आप चेक कर लो, पी क्यू के साथ सी ए है, क्यू आर के साथ ए बी है और पी आर के साथ सी बी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर है। ये वाला ऑप्शन वहां पे ढूंढ के टिक करना था हमें। अगला क्वेश्चन ज्यामिति से संबंधित है, वृत्त के गुणों से संबंधित है। वृत्त की एक जीवा है BC, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट A और D पर दो एंगल बना रही है, BAC और BDC। हमें इस एंगल BDC को ज्ञात करना है। हमें ये पता है कि एक जीवा जो सर्किल के पॉइंट्स पे एंगल बनाती है वो इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल निकालो या ये एंगल निकालो सेम आएगा। तो हमें ये निकालना, ये डायरेक्ट अगर नहीं निकाल पा रहे तो इसको निकाल लेते हैं, ये जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इस पूरे ट्रायंगल में देखो दो एंगल दे रखे हैं 65 और 35, तो तीनों का मिलाकर 180 होना है। तो 65 और 35 का योग तो 100 हो गया, है ना, 65 और 5 70 और 30 100, टोटल 180 होना है। तो ये 80 बच गया और ये 80 बच गया, तो इसका आंसर भी हमारा डायरेक्ट कितना जाएगा 80 डिग्री। आंसर ढूंढो, टिक करो, आगे बढ़ो। अगला जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। दो आसन्न समपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य कितना कोण होगा। तो मान लो ये दो आसन्न समपूरक कोण है, तो इनके मध्य का कोण तो 180 डिग्री होगा, लेकिन इनके डायरेक्ट मध्य का नहीं पूछा गया है, इनके अर्धकों के मध्य का कोण पूछा गया है। तो टोटल 180 डिग्री आता है, यानी कि रिजु कोण स्ट्रेट एंगल आता है, लेकिन इनके अर्धकों के मध्य का कोण तो उसका आधा हो जाएगा, तो वो कोण आ जाएगा 90 डिग्री और आंसर आ जाएगा 90 डिग्री से। समकोण उसमें दिया हुआ है ऑप्शन, तो समकोण पे आप टिक करना है, क्योंकि आसन्न समपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य का कोण है, इन अर्धकों के मध्य का कोण है, तो फिर वो 90 डिग्री ही आ जाएगा। ओके।